अच्छा। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने असेसमेंट और इवैल्यूएशन को पढ़ा है। मैंने असेसमेंट और इवैल्यूएशन के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की थी, तो आज भी मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद हम आज आगे करिकुलम को पढ़ने लगे हैं आज। देखो, असेसमेंट क्या होती है, सिंपल मीनिंग में मैंने बताया था कि आपने असेसमेंट का मतलब लेना है टेस्ट। असल में असेसमेंट इसलिए की जाती है, असेसमेंट के दो पर्पज होते हैं। एक, असेसमेंट जो है ये फैसिलिटेट करती है टीचिंग को, ठीक है। और दूसरा इसका काम होता है आपकी जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करना, और परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर स्टूडेंट को फीडबैक देना। ये दो इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो पूछता है ना कि असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, तो असेसमेंट के दो पर्पस आपने याद रखने, एक फैसिलिटेट टीचिंग और या लर्निंग भी यहाँ पे आ सकता है, और दूसरा फीडबैक। फीडबैक किसको देनी है? फीडबैक स्टूडेंट को भी असेसमेंट देती है कि वो उसने कोई एक सबक अगर पढ़ा है तो कितना उसको एसएलओ के मुताबिक कितना आता है। और दूसरा टीचर को जो है फैसिलिटेट करती है, टीचर को भी फीडबैक मिलती है कि उसके जो टीचिंग मेथड्स हैं वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं। तो ये बेसिक पर्पस होता है असेसमेंट का। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था। नहीं, वो अपलोड नहीं हुआ, वो अपलोड नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों तकरीबन एक जैसे प्रोसेस हैं, दोनों प्रोसेस हैं। और दोनों का बेसिक पर्पस होता है किसी चीज़ को असेस करना, किसी चीज़ को चेक करना, या किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना। क्या इवैल्यूएट करना है कि आपका जो प्रोसेस है वो आपके डिजायर्ड आउटकम्स, ये लफ्ज़ सारे एक जैसे ही हैं, आपकी जो डिजायर्ड आउटकम्स हैं या जो आपके टारगेट्स हैं या जो आपने शुरू में एम्स सेट किए, वो कितने अचीव हो पा रहे हैं। और मैंने ये बताया था कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन तकरीबन हर प्रोसेस के अंदर होती है, वो चाहे एकेडमिक हो, एजुकेशनल हो, वो आपका मेडिकल का कोई प्रोसेस चल रहा हो, वो आपका इंजीनियरिंग का कोई प्रोसेस चल रहा हो, तो इवैल्यूएशन हर वक्त चल रही होती है आज। और आजकल इवैल्यूएशन के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, CCE। ये याद रखना है, इसकी एब्रीविएशन वो पूछता है। इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। एक तो ये MCQ आपका क्लियर हो गया। फिर मैंने ये बताया था कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब भी आपने इवैल्यूएशन करनी है, ये तीन चीजें हैं, असेसमेंट, मेजरमेंट और इसके बाद होती है इवैल्यूएशन, ठीक है। वैल्यूएशन जो होता है ना, ये आपका एक किस्म का, आप इसे कह लें, फाइनल असेसमेंट होती है। ये आपकी क्या होती है जनाब जी? फाइनल असेसमेंट। एक फाइनल असेसमेंट इसे क्यों कहा जाता है, यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनल असेसमेंट इसलिए किया जाता है कि असेसमेंट, इस इवैल्यूएशन की बेस के ऊपर आप करते हैं जजमेंट, या जजमेंट कह लें या इसको डिसीजन मेकिंग कह लें। ये आपका एक पक्का एक नंबर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। वो इवैल्यूएशन की डेफिनेशन देगा, ऊपर लिखा होगा द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट या द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन या चेकिंग या असेसमेंट इन विच वी डिसाइड, इन विच वी गिव जजमेंट या इन विच वी डिसाइड समथिंग। इस तरह का मतलब, जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग और जजमेंट के वर्ड नजर आ जाएंगे तो इसका मतलब है ये इवैल्यूएशन है। अब जजमेंट से क्या मुराद है, मैंने एग्जांपल ये दी थी कि आप सारा साल बच्चे के टेस्ट लेते रहते हैं, आप उन नंबरों को मिला के और फाइनल के नंबरों को मिला के डिसाइड करते हैं कि आपने इस बच्चे को इस क्लास में रखना है या प्रमोट करना है या किसी पिछली क्लास के अंदर लेके जाना है। तो वो जो जजमेंट आपकी होगी, जो डिसीजन आपका होगा, वो आपकी इवैल्यूएशन होगी। अब इवैल्यूएशन के लिए जरूरी होता है कि असेसमेंट हो। ये जो असेसमेंट है ना, ये दो तरह की होती है। अगर हम स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलें, देखें, तो ये दो तरह की होती है। एक होती है फॉर्मेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आते हैं और अब भी आएंगे। और दूसरी होती है समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ड्यूरिंग द क्लासरूम, ड्यूरिंग द क्लासरूम या ड्यूरिंग द टीचिंग। जब आप पढ़ा रहे हैं, उस वक्त पढ़ाने के दौरान टीचर बाज औकात बहुत सारे सवालात पूछता रहता है, जिससे उसको पता चलता है, वो असेस करता है कि बच्चों को चीज़ें याद हो रही हैं, समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो इस वाली असेसमेंट को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब आपने सबक पढ़ा लिया, चैप्टर पढ़ा लिया, चैप्टर पढ़ाने के बाद आप वीक में जो टेस्ट लेते हैं या मंथली टेस्ट लेते हैं, जो 2-4 चैप्टर्स का टेस्ट होता है, वो होता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट। और आपकी जो
एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट होती है। एंड ऑफ द ईयर मतलब सारी बुक पढ़ाने के बाद जो आप बच्चे की असेसमेंट करते हैं उसको भी समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट भी याद रखना है, समेटिव भी, दोनों पूछेगा बीपीएससी वाला। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा आजकल नया क्वेश्चन डाल आ रहा है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आप लोगों ने याद रखना है, चाहे इसको रटल गए जैसे भी याद रखें। असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि लर्निंग हो रही है इसके साथ साथ या इसके लिए असेसमेंट करना। और जो आपकी असेसमेंट जो समेटिव असेसमेंट है इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, दूसरा नाम। तो पीपीएससी वाला पूछता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, नीचे लिखेगा फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट या डायग्नोस्टिक। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। तो ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है जनाब जी, कि आपने जो लर्निंग कर ली है, यानी कि जो सबक पढ़ लिया है, जो चैप्टर पढ़ लिया है, उसकी जो असेसमेंट होगी उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाएगा। और जो ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं वहां पे इसे समेटिव असेसमेंट बोला जाता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस याद रखने। इसके साथ साथ एक ना तो दो असेसमेंट की टाइप्स ये हो गई। इसके अलावा दो असेसमेंट की और टाइप्स हैं, वो आप लोगों ने वो भी याद रखनी है। एक होती है प्लेसमेंट असेसमेंट, ठीक है, और एक होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब जैसे कि इनके नाम हैं, इनके नामों से ही हमें कुछ पता चल रहा है। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब देखो क्या है, ये जो प्लेसमेंट असेसमेंट है ना, सिंपल, आप जो बच्चे को क्लास में टेस्ट एडमिशन देते हैं तो एडमिशन लेने से देने से पहले आप जो बच्चे का एंट्री टेस्ट लेते हैं, जैसे ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज लेती हैं, जैसे लॉ के लिए लिया जाता है, इसको लेट लिया जाता है या ग्री, इन सारे टेस्टों को प्लेसमेंट असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, प्लेसमेंट असेसमेंट का मतलब होता है कि हमने अब इस बच्चे को इस एडमिशन, इस क्लास के अंदर या इस सब्जेक्ट के अंदर या इस फील्ड में लेके जाना है, एडमिशन देना, तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो प्लेसमेंट असेसमेंट होगा। एक तो ये होगा। इसका दूसरा नाम एप्टीट्यूड असेसमेंट भी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए जो टेस्ट लिया जाता है ना प्लेसमेंट असेसमेंट के लिए, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। ये आगे टेस्ट की टाइप्स में मैं पढ़ा देता हूँ। दूसरे नंबर पे हमारा है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है डायग्नोज करना। यानी कि देखें, बाज औकात ऐसे होता है कि आपका एक बच्चा है, लायक है या अच्छा, या कोई भी बच्चा है क्लास के अंदर, आप देखते हैं एज अ टीचर, आप देखते हैं कि यार ये बच्चा जो है ना ये सबक नहीं पढ़ रहा, ये अपनी क्लासरूम के अंदर कोताहियां कर रहा है, ये अपने स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फोकस नहीं कर रहा, ये इम्प्रूव नहीं कर रहा। तो ये क्यों इम्प्रूव नहीं कर रहा? सिर्फ आप एक टीचर नहीं होते, आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और आप अच्छे एजुकेशनिस्ट भी होते हैं। तो जब एक टीचर बच्चे की जो लर्निंग डिफिकल्टीज, असल में एक चीज होती है, अब जब आप उसको खोजते हैं तो आपको आइडिया होता है कि बच्चे के को कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, या लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, या उसके कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, या उसके फैमिलीज के कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई के ऊपर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा। तो ये चीजें चेक करने के लिए जो टीचर असेसमेंट करता है उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट के ऊपर भी सवाल आता है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है। तो बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज, उसके फाइनेंशियल इश्यूज, उसके फैमिली इश्यूज को की वजह से उसकी पढ़ाई पर होने वाले हरज को चेक करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसके लिए ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए बच्चे से टीचर इंटरव्यूज करके, मतलब वन ऑन वन, फेस टू फेस बिठा के भी पूछ लेता है। और बाज़ औक़ात इसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन इतना ये कॉमन हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन ये एक असेसमेंट की टाइप है। ओके, यहाँ पे ना मैंने एक लर्निंग टर्म इस्तेमाल की है, लर्निंग डिफिकल्टीज। अब ये जो लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, देखो लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, ये चार तरह की बेसिक जो पढ़ाई के अंदर इस्तेमाल होती हैं। एक रीडिंग के अंदर, बाज़ औक़ात जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको रीडिंग के इश्यूज होते हैं, उनसे रीडिंग नहीं होती, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेशन करने में या मैथ्स में इशू होता है। जैसे कोई बच्चे ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को जो राइटिंग है उसके इश्यूज होते हैं, ठीक है, लेटर्स को सही तरह से नहीं पहचान पाते। आपने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जो है, नौ लिखते वक्त नौ को इधर की बजाय नौ को ऐसे लिख रहे होते हैं, ठीक है। बी को हमेशा डी लिख रहे होते हैं, या डी को हमेशा बी लिख रहे होते हैं। छः को ऐसे लिखने की बजाय, उल्टा लिखने की बजाय किसी और तरह से लिख रहे होते हैं। तो ये जो
इनको ना लर्निंग डिफिकल्टीज बोला जाता है। ये चार तरह की लर्निंग डिफिकल्टीज हैं। एक को डिस्ग्राफिया बोला जाता है, डिसकैलकुलिया बोला जाता है, और डिसलेक्सिया बोला जाता है। रीडिंग की जो लर्निंग डिफिकल्टी है इसका नाम है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख लेना, ये डिसकैलकुलिया है, ये जो राइटिंग की है इसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। तो ये भी वो बाज़ औक़ात पूछ लेता है लर्निंग डिफिकल्टीज। तो लर्निंग डिफिकल्टी को असेस करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है वो डायग्नोस्टिक है, और जो एडमिशन वगैरह के लिए की जाती है वो प्लेसमेंट असेसमेंट है। आई होप सो कि ये क्लियर होगा। अच्छा, असेसमेंट होगी। अब देखो, मैंने ना उस दिन जब मैंने पढ़ाया तो असेसमेंट के साथ मैंने एक चीज़ मैंने कहा, असेसमेंट, मेजरमेंट दूसरे नंबर पे, और उसके बाद फिर होती है इवेल्युएशन। देखो, याद रखना है हमने कि जब भी हम असेसमेंट करते हैं या बच्चे का कोई टेस्ट लेते हैं, ठीक है, उस टेस्ट में हम हमेशा उसके नंबर रखते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 1 है तो हम कहेंगे जी क्वेश्चन 1 में बच्चे ने 10 में से 7 नंबर लिए हैं, 10 में से 9 नंबर लिए हैं। तो बच्चे की जो लर्निंग है, कोई लर्निंग, उसको जब हम कोई वैल्यू देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, तो एक्चुअली में हम उसकी लर्निंग को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब होता है असेसमेंट के जरिए या टेस्ट के जरिए। असेसमेंट से मुराद आप टेस्ट भी ले सकते हैं ना, सिंपल टर्म्स में। टेस्ट के जरिए या असेसमेंट के जरिए बच्चे की या आपके स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देना, ये मेजरमेंट कहलाता है। और इसका दूसरा नाम ग्रेडिंग भी है। ठीक है ना, ये दो तरह से मेजरमेंट दी जाती है। एक होती है क्वालिटेटिव, ठीक है, और एक होती है क्वांटिटेटिव। देखो, क्वांटिटेटिव तो ये है कि 9/10, और क्वालिटेटिव क्या होता है, आपने लिखा गुड, आपने लिखा एक्सीलेंट। ठीक है, आप मतलब ये जो क्वालिटीज हैं इनको कोई नंबर असाइन कर देते हैं कि अगर बच्चा 6 से लेके 8 तक लेगा नंबर तो हम उसे कहेंगे गुड कहेंगे, और अगर 8 से लेके 10 तक कहेगा तो हम ले एक्सीलेंट कहेंगे, या हम उसे कहेंगे पुअर। आपकी लर्निंग जो है वो पुअर है। एक्चुअली हम वो गुड एक्सीलेंट बच्चे को नहीं, उसकी लर्निंग को वो क्वालिटी दे रहे होते हैं, ग्रेड कर रहे होते हैं। तो ये मेजरमेंट है। और फिर मेजरमेंट क्या है, उसके लिए असेसमेंट का होना जरूरी है। असेसमेंट, फिर मेजरमेंट, और देखो, अगर आप बच्चे की असेसमेंट करते हैं, अगर आप बच्चे का टेस्ट लेते हैं, मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है, असेसमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी। कहते हैं कि अगर असेसमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है लर्निंग ही नहीं हो रही, ये याद रखना है। असेसमेंट नहीं हो रही तो ना लर्निंग हो रही ना टीचिंग हो रही। देखो, एक टीचर है, वो रोजाना आके सबक पढ़ाता है, बच्चों को कहता है कि सुबह इतना याद करके आना है। अब उसने पूरा महीना एक किताब पढ़ाई, उसने एक दिन नहीं सुना, और 30वें दिन जाकर वो सुनता है, वो देखता है कि बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है। सो व्हाट वाज द रीजन, इसलिए कि उसने असेस ही नहीं किया बच्चों को। वो तो सोच रहा था कि मैंने पढ़ाया है, लेक्चर दिया है, मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, बहुत अच्छा किया है, बच्चों को याद हो रहा होगा। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि भाई अगर आप असेसमेंट नहीं कर रहे तो लर्निंग ही नहीं हो रही, टीचिंग ही नहीं हो रही। तो लर्निंग के लिए असेसमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जो असेसमेंट है, इसके लिए मेजरमेंट होना का बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे का सबक देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं देते। मतलब आपने उसका देखा सबक लिखा हुआ, आपने ऐसे ही उसको पकड़ा दिया, ना उसको गुड कहा, बैड कहा, ना उसको नंबर दिए, तो इस मतलब मेजरमेंट नहीं की है आपने, तो इसका मतलब है असेसमेंट भी नहीं हुई। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये इंटरडिपेंडेंट है। सही है, इसमें से सबसे बड़ा क्या है, ये इवेल्युएशन है। ये एक सर्कल है, ये सारा क्या है, इवेल्युएशन। इसके अंदर ही असेसमेंट हो रही है, और इसके अंदर ही मेजरमेंट हो रही है। और इवेल्युएशन क्या होती है, इवेल्युएशन होता है मेकिंग जजमेंट, कोई डिसीजन देना। ठीक है, मेकिंग डिसीजंस या मेकिंग जजमेंट। सही है, आई आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जितने भी वर्ड बोले, वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट का आता है, असेसमेंट का आता है, असेसमेंट की टाइप्स का आता है। 4 टाइप्स हैं, 4 में से 2 की 2 लाजमी, इंफॉर्मेटिव और समेटिव के ऊपर तो वो लाजमी क्वेश्चन देता है। यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको बताता चलूँ, ये जो आपकी इवेल्युएशन है, इस इवेल्युएशन को समटाइम्स समेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ईयर एंड होती है, और इसकी बेस के ऊपर आपने डिसीजन देना होता है कि आपने इस बच्चे को अगली क्लास में लेकर आना है, फर्स्ट पोजीशन देनी है, सेकंड पोजीशन देनी है। तो ये क्या होता है, ये जो समेटिव असेसमेंट है इसको इवेल्युएशन भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये उसने पूछा हुआ है, दी अदर नेम फॉर समेटिव असेसमेंट कैन बी। तो आगे याद रखना है इवेल्युएशन। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब असेसमेंट करने के लिए ना हम करते हैं, असेसमेंट करने के लिए कुछ असेसमेंट टूल्स हैं। असेसमेंट टूल्स के भाई आपने असेसमेंट
अच्छा, अब आपको असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट का फर्क पता लग गया है। तो अब आपने असेसमेंट और इवैल्यूएशन को एक ही चीज समझना है। ठीक है, जांच करना, दोनों का मतलब क्या है भैया? आपने जांच करनी, किस चीज की जांच करनी है? स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। अब या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी इसे कहा जाता है। देखो यहाँ पे असेसमेंट के लिए ना, मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहूंगा, जब आप लेसन प्लान कर रहे होते हैं ना, जब आप लेसन प्लान करते हैं, तो इस SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि बच्चा क्या सबक पढ़ेगा। लेकिन जब आप असेसमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो ये जो SLO है, ये स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, ये आउटकम बन जाता है। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, और यहाँ पे इसका मतलब होगा लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पे असेसमेंट में जब भी SLO का टर्म आता है, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि बच्चे ने अब क्या सीखा है, उसकी लर्निंग की आउटकम्स क्या हैं। ये बहुत सारे लोगों को इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि आउटकम इज आफ्टर द प्रोसेस। आउटकम जो होती है वो प्रोसेस के बाद का काम होता है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा। और ऑब्जेक्टिव जो है, ये हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक टर्म है, ये याद रखिएगा। इसका तलक हमेशा फ्यूचर से के साथ होता है। जब भी ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट करते हैं, तो इसका मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कोई काम होना है। आउटकम की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि पहले कोई काम हो चुका है, अब उस प्रोसेस का कोई रिजल्ट निकलने वाला है। तो जब भी SLO की बात होगी असेसमेंट को लेके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एक्चुअली कितने अचीव हुए हैं? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अचीवमेंट, ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है। अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट इज डन, assessment is done to evaluate, to analyze the achievement of learning outcomes। ओके, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमने बता दिया। अब जब हम असेसमेंट करते हैं, तो कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उन टूल्स को टेस्ट कहते हैं। उन टूल्स में सबसे फॉरमोस्ट जो ज्यादा यूज होते हैं, वो टेस्ट ही हैं, बेसिक, ट्रेडिशनल और एक्सटेंसिवली यूज। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट अगर नहीं लेते, तो ऑरल असेसमेंट भी होती हैं। ठीक है, ऑरल असेसमेंट्स भी होती हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एक इनडायरेक्ट तरीका होता है कि बच्चा सीख रहा है, मतलब क्लास के दौरान आप, हर टीचर क्लास के दौरान हर वक्त ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है कि उसका बच्चा सीख रहा है। मतलब ये सिंपली अगर किसी के बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं कि यार ये बच्चे को समझ आ रही है या नहीं आ रही। देखिए, हम क्लास में ऐसे होता है ना कि बाज़ औक़ात आप किसी क्लास में जाएं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले दिन ही इतने काबिल होते हैं कि टीचर जो है उसको उसका नाम भी याद रह जाता है, और टीचर को वो पसंद भी आने लग पड़ते हैं। उसकी वजह क्या थी? वहां पे टीचर की जो ऑब्जर्वेशन है, इनडायरेक्ट पावर होती है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ना। टीचर को, बच्चे को नहीं पता होता कि मैं असेस हो रहा हूँ, लेकिन टीचर जो है वो असेस कर रहा होता है। और इसके अलावा फिर होते हैं इंटरव्यूज। अब ये जो इंटरव्यूज हैं, ये क्लासरूम के अंदर तो नहीं होते, लेकिन ये प्लेसमेंट असेसमेंट के लिए या डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू की आगे टाइप्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वो हम ज्यादा नहीं पढ़ते, तो बस आपने ये याद रखना है, टेस्ट, ओरल असेसमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और इंटरव्यूज, ये क्या हैं? असेसमेंट के टूल्स हैं, इनके जरिए आप असेसमेंट करते हो। अब अब हम यहाँ पे ना टेस्ट की टाइप्स करेंगे। टेस्ट को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। जो सब्जेक्टिव टेस्ट है भाई, जो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, ये मेजर करते हैं आपके ओपिनियन को। सही है, सिंपल, आपको पता होगा जो ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी सब्जेक्टिव होते हैं। और जहाँ पे आपको खुद से लिखना पड़े, सिंपल मीनिंग में, जहाँ से आपको राइटिंग प्रोड्यूस करना पड़े, ठीक है, आंसर प्रोड्यूस करना पड़े, वो होते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। उनमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गए, उनमें आपके जो राइटिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाते हैं। दूसरी तरह के हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जहाँ पे आपको राइटिंग प्रोड्यूस नहीं करना पड़ती, राइटिंग प्रोड्यूस नहीं करना पड़ती। सिंपली आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्टिवली दो तीन ऑप्शंस होते हैं, उनमें से जो आप चूज करना होता है। तो इनमें सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, जो सबसे वाइडली यूज्ड है, जो सबसे बड़ी असेसमेंट की टेक्निक यूज होती है, वो MCQs हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजों को मेजर करती है। ठीक है, और ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपके जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, यानी कि
आपके जितने भी प्लेसमेंट टेस्ट हैं या जॉब्स के जो टेस्ट हैं वो सारे मोस्टली एमसीक्यूज होते हैं, और वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड। अब ये जो स्टैंडर्डाइज का मैंने वर्ड बोला है ना, ये भी आप लोगों ने देख लेना, इसकी डेफिनेशन पूछता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है ऐसे टेस्ट जिनमें ऑलरेडी क्वेश्चंस बने होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बैंक बने होते हैं, और जितने भी टेस्ट लेने वाले होते हैं या टेस्ट देने वाले, उन सब के लिए सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम पेपर होता है, ठीक है। मतलब अगर 1 लाख बच्चा दे रहा है तो 1 लाख बच्चे के लिए एक ही पेपर होगा, जैसे पीपीएससी टेस्ट लेता है, ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। और फिर अगली बात, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की दूसरी डेफिनेशन ये है कि सेम टाइम पे होता है। सेम टाइम सेम क्वेश्चंस, सेम टाइम सेम क्वेश्चंस। तो ये क्या है हमारा, ये जो असेसमेंट का टेस्ट तरीकेकार है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, ठीक है। तो ये मोस्टली एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, या इवन आपका जो एसए का पेपर होता है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ठीक है। सेम टाइम सेम टाइम में और सेम क्वेश्चंस के साथ लिया जाता है, ठीक है। अब एक एमसीक्यू हो गया। दूसरे हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिनको कंप्लीशन आइटम्स हम उनको बोलते हैं, कंप्लीशन आइटम्स। जो हमारे कंप्लीशन आइटम्स हैं ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं। तीसरी तरह के हमारी बुक्स के अंदर मैचिंग कॉलम्स होते हैं। मैचिंग कॉलम्स, यहाँ पे भी देखो आपको क्या करना होता है, ए को बी से सी के साथ मिलाना होता है, यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं करना होता। हाँ, कंप्लीशन में हमें एक आधा वर्ड लिखना पड़ता है, लेकिन कंप्लीशन को भी ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, आई एम होपफुल कि आपको ये याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद ना एक छोटी सी आगे मैं आपको बात बताने लगा, जो एमसीक्यूज होते हैं ना, एमसीक्यूज इसके 2 पार्ट्स होते हैं, बल्कि 3 पार्ट्स होते हैं। आपकी जो स्टेटमेंट होती है या आपका जो क्वेश्चन होता है, सारे लोग मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं भला? आर यू पीपल देयर? ओके ओके ओके। अच्छा, जो क्वेश्चन होता है ना आपका, जो क्वेश्चन होता है, जो स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन की, एमसीक्यू आपने देखा ही है ना, मतलब आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। जो स्टेटमेंट होती है इसको बोलते हैं स्टेम, हम इसको बोलते हैं स्टेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है द स्टेटमेंट ऑफ एमसीक्यू इज कॉल्ड, तो आप लोगों ने याद रखना है, जो स्टेटमेंट होती है, जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू एमसीक्यू वाला, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट। और जो इसका दूसरा हिस्सा होता है, जहां पे हमें ए बी सी और डी ऑप्शंस दिए होते हैं, इनको, इस हिस्से को बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स आइटम्स, रिस्पॉन्स आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना, इसके भी 2 हिस्से हैं रिस्पॉन्स आइटम के भी। रिस्पॉन्स आइटम में जो हमारा सही वाला आंसर होता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, उसका भी नाम होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। और जो बाकी होते हैं, बाकी जो खाली, मतलब अगर बी ऑप्शन है तो ये रिस्पॉन्स कहलाएगा, या ये की कहलाएगा, की ई बाय की। लेकिन जो बाकी के 3 हैं, इनको बोला जाएगा अल्टरनेटिव्स, ठीक है, या अल्टरनेटिव्स बोला जाएगा, या इनको बोला जाएगा डिस्ट्रैक्टर, डिस्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये याद रखना है। हमारा जो एमसीक्यू, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका स्टेम होता है, एक इसका रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स में जो सही वाला आंसर है, सही वाला ऑप्शन है, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं या की बोलते हैं। और जो जो बाकी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव या डिस्ट्रैक्टर, ठीक, जो बाकी 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एमसीक्यू भी हो गया। इसी तरह हमारा जो मैचिंग कॉलम है, इसमें एक ए एक बी, एक होता है स्टेम, और जो दूसरा है उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे। उसमें जो सही आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, वो की कहलाएगा। और जो बाकी होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रैक्टर कहलाएंगे, ठीक। तो ये हमारे हो गए टेस्ट की टाइप्स। टेस्ट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आ गए, और उसके अलावा जो सब्जेक्टिव है उसमें ऐसे के क्वेश्चंस होते हैं, या उसमें दूसरा लॉन्ग क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस ही बोला जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज है जो जरूरी है बताना, अब बाकी आप लोग ना उसको इंटरनेट से देख लीजिएगा। एक एक टर्म होती है डिफिकल्टी इंडेक्स, इसके बारे में भी पीपीएससी वाला सवाल पूछता है। जब भी कोई एमसीक्यू बनता है ना, जब भी कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनता है, तो उसका ना आइटम एनालिसिस किया जाता है। आइटम एनालिसिस, ठीक है। आइटम एनालिसिस में ये देखा जाता है कि ये जो हमने सवाल बनाया है, क्या ये हमारी जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उसको उसको असेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये इस चीज को बोलते हैं आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस में देखा जाता है कि आपने जो
टेस्ट आइटम बनाई है, यानी कि आपने जो एमसीक्यू बनाया है या आपने कोई ऐसे क्वेश्चन बनाया है, उसको देखना, चेक करना कि ये आपकी लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सकता है, की परफॉर्मेंस को चेक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उस ये बड़े लेवल पे ये जब मतलब टेस्ट किए जाते हैं ना, बनाए जाते हैं, तो ये पहले करते हैं, कमीशंस करते हैं, या जैसे हमारा वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन था, या ये जो पीपीएससी था, जो इदारे हैं वो काम ये करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शायद मुझे ख्याल है पाकिस्तान में प्रैक्टिस बहुत कम है, बस बना दिया तो बना दिया। अब उसमें आइटम एनालिसिस में ना एक चीज होती है डिफिकल्टी इंडेक्स। वो देखा जाता है कि ये जो सवाल है ये कितना मुश्किल कितना है, मतलब क्या 70% बच्चे इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर तो 70% बच्चे उसको कर पाते हैं या 70 से ऊपर कर लेते हैं, तो समझा जाता है कि ये जो टेस्ट आइटम है ना हमारी, ये बहुत ईजी है। ठीक है, फिर 50% का थ्रेशोल्ड देखा जाता है, मतलब 50% लोग अगर बच्चे कर लेते हैं तो समझा जाता है कि ठीक है, ये टेस्ट आइटम इस हमारे क्वेश्चन का, हमारे पेपर का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन अगर इसका डिफिकल्टी इंडेक्स में ना एक टर्म हो, ये वैल्यूज आपने ना काइंडली देख लेनी, ये बुक में होगी डिफिकल्टी इंडेक्स की, तो देख लीजिएगा 0.7 यानी कि 70% होगा तो टेस्ट को माना जाता है इजी, ठीक है, या डूएबल माना जाता है। 50% वाला जो है वो डूएबल या मॉडरेट माना जाता है। और अगर किसी भी टेस्ट का रिजल्ट आइटम एनालिसिस जो है वो 0.30 या 30% से कम हो, या शायद ये 20% है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, 20% से कम हो, तो माना जाता है कि ये जो टेस्ट आइटम है या ये जो एमसीक्यू है, 20% का मतलब ये है कि 100 बच्चों में से सिर्फ 20 बच्चों ने इस सवाल का जवाब दिया है। तो अगर सिर्फ 20 बच्चे सवाल का जवाब दे पाते हैं, तो इसका मतलब है ये जो हमारी आइटम है ये हमारी असेसमेंट नहीं कर पाएगी स्टूडेंट। असल मकसद असेसमेंट का ये होता है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव हुई हैं या नहीं हुई, ये चेक करना, परफॉर्मेंस को चेक करना। ठीक है, तो उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर फीडबैक दी जाती है। तो अगर 20% होगा डिफिकल्टी इंडेक्स, या इसको फैसिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम फैसिलिटी इंडेक्स भी है। तो ये आप लोगों ने ना काइंडली, इसकी तीन ही ये वैल्यूज हैं, इजी वाली और डिफिकल्ट वाली और मॉडरेट वाली। तो ये भी पीपीएससी ने पूछा हुआ है, लेकिन बहुत कम पूछता है, तो आप लोग इसको भी देख लेना। ओके, तो अभी तक मैंने जो असेसमेंट का पढ़ाना था ना वो काफी हो गया। मतलब आई बिलीव के ये असेसमेंट के जो मैंने आपको 25-30 पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से 5-6 पॉइंट जो है ना वो आपके पेपर का हिस्सा होंगे। मजीद आप लोग जब वन लाइनर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ना बार बारी, या पास पेपर देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रिपीटेडली नजर आएंगे, तो आपने उनको देख लेना, जैसे मैंने बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट का, समेटिव असेसमेंट वगैरह का। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा ना अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ना अब दो हमारे टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स हैं। नहीं, एक तो बड़ा टॉपिक है, एक है करिकुलम डेवलपमेंट। इसके ऊपर मेरा ख्याल है अगर हम इसको, मैं अभी तो 8 मिनट पढ़े हैं, अगर मैं अभी शुरू करूंगा तो इसको ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मुझे ना 40-45 मिनट चाहिए आपके। तो दूसरा मैं आपको ये शुरू करवा देता हूँ, रिसर्च मेथड्स। कल हम, आज रिसर्च मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं, कल हम करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है जी। ओके, अच्छा, वैसे तो हमने इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको, रिसर्च को। रिसर्च का मतलब पर्पस क्या होता है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना, किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना। रिसर्च का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया, आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। ये डेफिनेशन भी पूछता है। अब रिसर्च की डेफिनेशंस डिफरेंट हैं, ढेर सारी हैं। रिसर्च की डेफिनेशन में सिर्फ ये प्रॉब्लम सलूशन का आपने टर्म याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे जो इसकी ना बहुत सारी टाइप्स हैं, रिसर्च करने की बहुत सारी टाइप्स हैं। सोशल साइंसेज की अलग से हैं, साइंसेज की अलग से हैं। लेकिन हम उनमें से फंडामेंट दो जो टर्म्स है ना ये आपने याद रखनी है। एक फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, और एक रिसर्च होती है हमारी एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स मैं आपको पढ़ाऊंगा जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं। फंडामेंटल रिसर्च, एक हमने ना रिसर्च की टाइप्स याद करना देखना है। एक दूसरे नंबर पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो भाई आप लोगों ने ना ये याद रखना है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये 6 या 7 स्टेप्स हैं
ये आप लोगों ने ना इनको एज इट इज रट्टा लगाना है, क्योंकि पीपीएससी ने तकरीबन अपने हर पेपर में स्टेप्स ऑफ रिसर्च का एमसीक्यू डाला हुआ है। वो सीधे ही 4 5 या 6 जो एमसीक्यूज बड़े रिसर्च के स्टेप्स हैं उनका एक, जहां भी प्रोसेस होगा ना, देखो एक बात सुनना, जहां भी कोई प्रोसेस होता है, रिसर्च एक प्रोसेस का नाम है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। रिसर्च इज अ प्रोसेस इन विच वी आइडेंटिफाई सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। रिसर्च का बल्कि सबसे पहला स्टेप जो है ना, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अब जो भी प्रोसेस होता है उसके स्टेप्स होते हैं हमेशा, और उन स्टेप्स का हमेशा एक सीक्वेंस होता है, ये याद रखना है। कोई भी प्रोसेस हो, वो भले आपका इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, मैथमेटिक हो, या कुछ भी। तो ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने देख लेने। मैं भी आपको कुछ लिख के दे दूंगा 4 5 जो पीपीएस से पूछता है। और तीसरे नंबर पे आपने ना एक चीज देखनी है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च का, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा किस तरह से किया जाता है, डाटा की कितनी टाइप्स हैं, उसमें एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के ऊपर पीपीएससी वाला क्वेश्चन पूछता है, तो रिसर्च के हम मैक्सिमम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक्स जो इसकी पहली सबसे रिसर्च की टाइप है, वो है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो एडिशन ऑफ नॉलेज के लिए की जाती है। इसका पर्पज होता है एडिशन ऑफ नॉलेज, एडिशन ऑफ नॉलेज। मसलन आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी है, आइंस्टाइन ने अगर एक थ्योरी दी हुई है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। अब इस थ्योरी के ऊपर दुनिया में पता नहीं कितनी ही रिसर्चेज हो रही हैं, और वो सारी रिसर्चेज जो हैं वो E इज इक्वल टू एम सी स्केयर के अंदर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कर रही हैं, कोई ना कोई चीज ऐड कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी रिसर्च जिसका मकसद हो सिर्फ नॉलेज की, ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज के अंदर कोई ना कोई एडिशन करना, ऐसी रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, इसके इस रिसर्च की वजह से कोई इन्वेंशन भी हो सकती है और कोई डिस्कवरी भी हो सकती है। ये एक्सटेंसिव इन नेचर होती है, ये ओवर द लॉन्गर पीरियड। रिसर्च को करने के दो तरीके होते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है। मतलब एक रिसर्च जो ज्यादा अरसे के लिए की जाती है, मतलब 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 15 15 साल। जैसे जीन प्याजे की जो थ्योरी है, जो हमने पढ़ा, जीन प्याजे की जो थ्योरी है ना, कॉग्निटिव थ्योरी, ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की थ्योरी। मतलब इसमें उसने क्या किया, सिर्फ हमें नॉलेज दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं की। इसमें उसने सिर्फ हमें नॉलेज दिया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी याद है ना, हमने साइकोलॉजी में पढ़ी है। तो ये वाली जो इसकी रिसर्च थी, इसको फंडामेंटल रिसर्च कहा जाएगा। फंडामेंटल रिसर्च के अंदर ज्यादातर हमें थ्योरीज मिलती हैं, नजरियात सामने आते हैं। ऐसी रिसर्च जिसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज के अंदर एडिशन हो, सिंपल फंडामेंटल रिसर्च, ये डेफिनेशन उसने पूछी हुई है। दूसरी होती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च ये वाली है असल में प्रॉब्लम सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जैसी जाती। जैसे कोविड आया, ठीक है ना, अब कोविड आया तो फौरी सब लग गया कि हमें इसका कोई एंटीडोट ढूंढना है, हमें इसकी कोई जो है इसका, इस मर्ज का इलाज ढूंढना है। तो वो जो कोविड को ढूंढना था, कोविड एक प्रॉब्लम था, तो कोविड की बीमारी का इलाज ढूंढना वो क्या था, एक सोल्यूशन था, और ये एक्शन रिसर्च थी। तो ये भी डेफिनेशन उसने पूछी हुई है, एक्शन रिसर्च की भी और फंडामेंटल रिसर्च की। ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। आई होप सो कि ये याद रहेगा। जो क्लासरूम असेसमेंट होती है ना, क्लासरूम रिसर्च होती है, मसलन कि एक बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा सही, कोई टीचिंग मेथड्स हैं तो वो क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे, वो ऑब्जेक्टिव्स को क्यों नहीं अचीव कर रहे, तो उसके लिए जो रिसर्च की जाती है उसको एक्शन रिसर्च कहा जाता है। तो दूसरा बड़ा सवाल पीपीएससी ने ये पूछा हुआ है कि जो क्लासरूम बेस्ड रिसर्च होती है वो कौन सी रिसर्च है, वो फंडामेंटल है या एक्शन है। तो आप लोगों ने याद रखना है वो एक्शन रिसर्च होती है, क्योंकि क्लासरूम बेस्ड रिसर्च जो है उसके अंदर किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा रिसर्च की और बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। मतलब एक बेसिक रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च, ठीक है, बेसिक रिसर्च। और एक होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है अब जी, अब बेसिक रिसर्च उसी फंडामेंटल रिसर्च का नाम है, दूसरा नाम है। अप्लाइड रिसर्च ये होता है कि ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, उसका कोई सलूशन ढूंढा गया, अब उस सलूशन, उस प्रॉब्लम जैसा कोई नया प्रॉब्लम अराइज हुआ है,
जैसे फ्लू था, शुरू शुरू में क्या हुआ, फ्लू के लिए फ्लू एक प्रॉब्लम था और कोविड एक प्रॉब्लम आया, या मलेरिया एक प्रॉब्लम था, तो मलेरिया की जो क्लोरोक्वीन थी या फ्लू की जो मेडिसिन थी वो कोविड के लिए इस्तेमाल होने लगी। तो मतलब एक ऐसी रिसर्च जिसमें ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज को किसी दूसरी प्रॉब्लम में जो सिमिलर टाइप की हो उसमें इस्तेमाल करने करके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना अप्लाइड रिसर्च होती है। सही है, या ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज को किसी जगह अप्लाई करना अप्लाइड रिसर्च होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है जी। कल हम इंशाल्लाह ये जो मैं रिसर्च का टॉपिक पोर्शन है आपका इसको भी कंप्लीट करूंगा, और उसके साथ हम करिकुलम डेवलपमेंट को भी शुरू कर लेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट हो सकता है हमारे 2 दिन ले क्योंकि उसके अंदर टेक्सोनोमी भी, वो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी वो पूरा एक टॉपिक है, और मैं अच्छे से समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो हम इसको कंक्लूड करेंगे, उसके बाद फिर एक आधा टॉपिक हमारा रह जाएगा। ओके जी। टाइम खत्म होने लगा इसलिए मैंने इसको यहीं तक खत्म कर दिया।